हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा रीजनिंग के टॉप 15 प्रश्न के बारे में। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ऐसा प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि रीजनिंग में कुछ सेम पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, जिसकी सहायता से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकेंड में। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, आदमी है, बहन है और पिता है, इनके बीच सही बेन आरेख कौन सा होगा यही बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, जिस प्रकार 364 का संबंध जो है 183 से है, ठीक उसी प्रकार 462 का संबंध क्वेश्चन मार्क से है और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, इसके लिए भी 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है, त्रिभुज की संख्या बताइए, यानी कि कितना त्रिभुज है, ये जो आकृति बना हुआ है इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात को बताना है। ठीक है। और ये पार्ट नंबर 31 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 30 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से कि क्या कह रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। पहला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है और इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जाकर वहां से ले सकते हैं। चलिए, प्रश्न है, जिस प्रकार मेढक का संबंध उभयचर से है, ठीक उसी प्रकार नाग का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही कर पाए। चलिए हम बताते हैं। देखो, जिस प्रकार मेढक का संबंध उभयचर से है, ठीक उसी प्रकार नाग का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, इसके लिए 4 ऑप्शन भी दी गई है। तो हम सभी जानते हैं मेरे दोस्त, जो मेढक होता है वो उभयचर वर्ग के अंदर आता है। जो मेढक होता है उभयचर वर्ग के अंदर आता है। उसी प्रकार नाग जो होता है नाप, वो सरीसृप वर्ग के आता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाग सरीसृप वर्ग के अंदर आता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, विषम की पहचान कीजिए। विषम की पहचान करें। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दी गई है। इस ऑप्शन में से 3 जो एक जैसा होगा, इसमें से एक होगा वो अलग है। वही बात को बताना कि कौन है जो अलग है। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर जो दिया गया है 3-3 अंक का यूज किया गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, या तो देखेंगे इसमें क्यूब्स देखेंगे या स्क्वायर देखेंगे या फैक्टर देखेंगे। यहाँ पर हम सम का भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ देखो 7 गो 9 गो 16 गो, 9 7 16, 16 गो 4 गो 20 गो। इन सारे को जब सम हम कर देंगे, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 + 9 + 4 कितना हो जाएगा। इन सभी को जब तुम ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 7 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इनको जोड़ कर देखो, 6 6 12 8 20, ये भी 20 हो जाएगा। 6 + 6 + 8 इनको जोड़ेंगे तो ये भी 20 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। इसको जोड़ कर देखो, 5 + 7 + 6 इनको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 7 5 12 6 18 हो रहा है। जबकि ये 18 हो जाए। जबकि ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, 9 9 18 और 2 20, यानी कि 9 + 9 + 2 ई हो जा रहा है कितना मेरे दोस्तों, ई 20 हो जा रहा है। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकलता है कुल मिला के, ऑप्शन नंबर डी में टोटल जो अंक है उनका सम 20 है, सी में भी 20 है, ए में भी 20 है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में ऐसा बात नहीं है। ऑप्शन बी में इन सभी अंकों को जोड़ने पर 18 आ रहा है, इसीलिए इनसे सबसे अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि HEAD हेड को 37 के रूप में और BANK के बैंक को 57 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो काइट को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा, यही बात को बताना। तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ क्या है लॉजिक, H उसके बाद में E है, उसके बाद में A है, उसके बाद में D है। हेड है ना, इसको उसने कोड कर दिया है 37 में। ठीक है,
अच्छा, आगे जो बात को बताया गया है क्या है, आगे देखेंगे। आगे क्या है, बी, उसके बाद ए है, उसके बाद एन है, उसके बाद बैंक। बैंक का कोड उसने किस में किया है, तो 57 के रूप में किया है। किया है, बिल्कुल। हम लोगों से पूछा क्या गया है मेरे दोस्त, हम लोगों से जो पूछा गया है काइट का बता दीजिए, KITE, काइट। काइट का कोड का होगा, ये है बात को बताना। तो यहाँ पर का लॉजिक लगेगा उस सभी को यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो लॉजिक है कि इन सभी का नंबर ऑफ लेटर को यूज करो। एच का जो स्थान होता है कितना होता है, 8 होता है। ई का स्थान कितना होता है, 5 होता है। होता है, ई का स्थान कितना होता है, 5। ए का स्थान 1 होता है, डी का स्थान 4 होता है। इन सारे का यूज करके हमें 37 बनाना है, तो हम कैसे बना सकते हैं, देखो इन सारे को तुम ऐड करो। 8 और 5 13, 13 1 14, 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये बताइए 18 से हम लोग 37 कैसे बना सकते हैं। 18 से 37 बनाने के लिए अपने मन से, 18 से 37 बनाने के लिए अपने मन से इसको 2 से गुना करना होगा अब +1 करना होगा, तो जाके 37 बनेगा। 18 दूनी 36, एक कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 37। समझ रहे हैं। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाओ, जैसे बैंक में बी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 1, एन का होता है स्थान 14, के का होता है 11। इन सारे को तुम ऐड करो, ऐड करोगे तो 2 1 3, 3 और 14 17, 17 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 11 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 28 से हम लोग को बनाना है कितना, 28 से हम लोग को 57 बनाना है। सेम लॉजिक, इसको भी 2 से गुना करेंगे आप +1 कर देंगे तो 28 दूनी 56, एक कितना 57 बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। सेम सिमिलरली यहाँ पर के का स्थान कितना होता है, 11, आई का स्थान कितना होता है, 9, टी का स्थान कितना होता है, 20, ई का स्थान कितना होता है, तो 5 होता है। तो यहाँ पर +5 कर देंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 11 या 9 20, 20 और 20 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा टोटल 45। इन सारे का कितना हो जाएगा, 45। लेकिन 45 हमारा आंसर नहीं होगा, इसको 2 से गुना करेंगे अब +1 1 करेंगे तो 45 दूनी 90, एक कितना हो जाएगा, 91। 91 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, 91 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना आसान मजेदार प्रश्न है, बिल्कुल SSC CGL का एक पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हमारा नंबर कोडिंग का प्रश्न था, कुछ नहीं, इनके प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 से गुना करके +1 कर दे रहे हैं, हमारा आंसर आ जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे दोस्त, कथन और निष्कर्ष से लिए गया है। कथन क्या है, कुछ चतुर्भुज वर्ग है और सभी वर्ग समचतुर्भुज है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे। कुछ चतुर्भुज वर्ग है, यानी देखो यहाँ से ये छोटा सा पार्ट जो होगा ये क्या है, चतुर्भुज। चतुर्भुज को हम सी से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ चतुर्भुज वर्ग है, वर्ग है तो वर्ग के लिए एक अलग से वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर इतना जो चतुर्भुज है ये क्या है, वर्ग है। कुछ चतुर्भुज वर्ग है, वर्ग को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आगे प्रश्न कह रहे हैं सभी वर्ग समचतुर्भुज है। सभी वर्ग समचतुर्भुज है, ये जितना भी वर्ग है ये सभी क्या है, समचतुर्भुज है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना लेंगे हम। सभी वर्ग समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज को हम एस से डिनोट कर दें। हमारा ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है बन से। इनसे हमसे निष्कर्ष कुछ भी पूछे हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा गया निष्कर्ष, इस बात को समझते हैं। निष्कर्ष के रूप में पूछा गया हम लोगों से, कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, यानी ई चतुर्भुज का टोटल भाग है, आई वाला सर्किल टोटल समचतुर्भुज का भाग है ना। तो ये बताइए कि ई चतुर्भुज का इतना भाग, चतुर्भुज का जो इतना भाग है ना, ये समचतुर्भुज के भीतर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो ऊपरला बात तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर कोई भी चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा प्रश्न है सभी समचतुर्भुज वर्ग है। यहाँ देखेंगे समचतुर्भुज का जो सर्किल है ये पूरा है, अब वर्ग का जो सर्किल है वो इतना है। तो ये बताइए यहाँ पर समचतुर्भुज का इतना हिस्सा ही वर्ग है, यानी कि समचतुर्भुज का कुछ हिस्सा ही वर्ग है। तो यहाँ पर सभी समचतुर्भुज वर्ग कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये भी बात गलत है, ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अच्छा, तीसरा को हम पढ़ेंगे, कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है। कुछ चतुर्भुज समचतुर्भुज है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है,
इतना जो भाग है चतुर्भुज का ये सम चतुर्भुज के भीतर आ रहा है, इतना भाग जो है सम चतुर्भुज का वो सम चतुर्भुज के भीतर आ रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ठीक है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैं पूरा उम्मीद से कह रहा हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे दोस्त। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करना। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी यही बात को बताना है। तो सबसे देखो ये वाला जो बक्स है ना, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पीछे से हम सॉल्व करते हैं। कैसे, इसमें किसी भी एक सिंबल को उठा लो और उसका तुम रोटेशन को चेक करो। देखो यहाँ पर जैसे देख रहे एक स्टार है ना, ये जो स्टार है अगली आकृति में ई आ गया यहाँ पर, फिर अगली आकृति में ई आ गया यहाँ पर। इसका मतलब जो स्टार है वो एक एक स्थान क्लॉक बाई डायरेक्शन घड़ी के चलने के दिशा में वो घूम रहा है। तो यहाँ से आ गया यहाँ पर, यहाँ से आ गया यहाँ पर, तो अगली आकृति में जो स्टार होगा वो आ जाएगा यहाँ पर। तो जिस ऑप्शन में स्टार यहाँ पर नहीं है वो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में स्टार यहाँ पर नहीं है, गलत हो गया। हमारे पास 3 ऑप्शन बचा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो चतुर्भुज की जैसा दिख रहा है यहाँ पर ई कोना पे, ये भी घूम रहा है क्लॉक बाई डायरेक्शन में। ई कोना से आ गया ई कोना पे, यहाँ पर देख रहे हैं ई कोना से आ गया ई कोना पे। तो अगली बार जो आएगा वो यहाँ से आ जाएगा ई कोना पे चतुर्भुज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्भुज आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में यहाँ पर चतुर्भुज नहीं है वो ऑप्शन ही गलत होगा। तो तीनों ऑप्शन में यहाँ पर चतुर्भुज बनाया हुआ है, इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन अभी तक सही है। अगली बार हम लोग देख रहे हैं ये त्रिभुज का रोटेशन को हम चेक करेंगे। ये त्रिभुज जो है इस वाले फिगर में इस कोने पे है, अगली बार ई चला आया ई कोना पे आ गया, फिर अगली बार त्रिभुज ई कोना पे चल गया। तो अगली बार जो त्रिभुज होगा वो आ जाएगा ई कोना पे। ठीक है, अगली बार जो त्रिभुज होगा वो आ जाएगा ई कोना पे। जिस ऑप्शन में त्रिभुज यहाँ पे नहीं है वो गलत, तो त्रिभुज यहाँ पर नहीं है इसीलिए ऑप्शन सी हो गया गलत। हमारे पास बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इसमें क्या लॉजिक है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। इसमें देख रहे हैं जो एरो है ना वो नीचे की तरफ है, अगली बार जो एरो है वो दाहिने तरफ है, अगली बार एरो है ऊपर की तरफ है। इसका मतलब जो एरो है वो घड़ी के सुई के चलने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में एरो मूव कर रहा है, घूम रहा है। तो ये बताइए इसमें ई डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर आ गया। तो अगली बार जो आएगा एरो वो कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी इस दिशा में होगा बाएं की तरफ। और जो एरो बाएं की तरफ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में बाएं की तरफ एरो नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हो गया मेरे दोस्त गलत। हमारे पास फाइनली बचा क्या, ऑप्शन बी, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो बचा वही आंसर। कितना आसान प्रश्न है, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त यहाँ पर 7 मित्रों ए बी सी डी ई एफ और जी से में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। ठीक है, ए बी से छोटा है। यहाँ पर देखो 7 व्यक्ति है, तो हम सबसे पहले 7 बना लेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हमने स्थान को बना लिया। आगे प्रश्न कह रहा है इसमें जो हिंट के रूप में हमें दिख रहा है उस हिंट को लिखते चलेंगे, और जो डायरेक्ट हमें मिल जाएगा उसको हम इसमें पुट करते चलेंगे। कह रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ठीक है, बोल रहा है ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। जो ए है ना वो बी से छोटा है, लेकिन का प्रयोग मेरे दोस्त होता है फर्स्ट नाम के लिए। ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। कौन, लेकिन वर्ड का जो यूज होता है वो फर्स्ट नाम के लिए होता है। कौन, ए। ठीक है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। सी से लंबा कौन है, ए। ठीक है, आगे प्रश्न कर यहाँ से दीजिएगा बी केवल 4 अन्य से लंबा है। यहाँ से एक डेफिनेट पॉइंट हम लोगों को मिला, जो बी है ना वो केवल 4 लोगों से लंबा है। तो इस वाले 1 से लेकर जो 7 तक हमने रीअरेंज किया है, 1 नंबर पे होगा वो सबसे लंबा होगा, जो 7 नंबर पे होगा वो सबसे छोटा होगा। इसका मतलब यही होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है बी केवल 4
अन्य से 12 है। तो 1 2 3 4, 4 लोगों से 12 है कौन? 1 2 3 4, 4 लोगों से 12 है कौन? बी। तो बी आ जाएगा यहाँ पर। ये बात समझे कि नहीं? बिल्कुल बी यहाँ पर इसलिए आ जाएगा क्योंकि बी के नीचे 4 लोग हैं। बी 4 लोगों से 12 है, क्वेश्चन में ही बोला है। आज जब बी यहाँ आ गया था, इस हिंट का हम यूज कर सकते हैं। बी से नीचे आ जाएगा ए से नीचे आ जाएगा सी। ठीक है, अब देखो आगे प्रश्न कह रहा है ई जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। देखो लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए। ई जो है जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है। यहाँ पर इसको भी हिंट के फॉर्म में ही लिखते हैं। ई जो है वो जी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, तो सी से नीचे आ जाएगा ई। इसका मतलब यही होता है क्योंकि लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए किया जाता है। ई से नीचे आ जाएगा मेरे दोस्त ई, ई से नीचे आ जाएगा जी। तो ई हमारा नीचे तक तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है। आगे प्रश्न कर रहा है डी बी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। जो डी है वो बी से लंबा है लेकिन का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए, लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर। हमारा अरेंजमेंट बन के कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों से क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, ध्यान देंगे। इन सभी में सबसे लंबा कौन है, ये बताइए। इन सब में सबसे लंबा कौन है मेरे दोस्त? तो सबसे लंबा है एफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ। ठीक है, तो कितना आसान प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व किया जाता है। 12 ही प्रेम से इसको पढ़ा जाता है, प्रेम से सॉल्व करके बना जाता है। आई क्वेश्चन को देख लो कि आप लोग भागिएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दिखने में 12 लग रहा है लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर बिल्कुल छोटा है। ठीक है, ये हमारा रैंकिंग का प्रश्न है मेरे दोस्त। आपके सामने देख रहे हैं, हाल ही में ये प्रश्न को पूछा गया है ना, हाल ही के एग्जाम में एसएससी में पूछा है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो हमारे पास ये मूल शब्द दी गई है, इसमें 4 ऑप्शन दी गई है कि इसमें जो लेटर होगा वो जिस ऑप्शन में मौजूद होगा वो तो बनाया जा सकता है, और जिस ऑप्शन में इनसे अलग लेटर होगा वही नहीं बनाया जा सकते। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे ऑप्शन ए में जितना भी लेटर है ये सारे लेटर ए मूल शब्द में होना चाहिए, तभी जाकर हम ऑप्शन ए बना सकते हैं। तो चेक करेंगे, आई एन, ऊपर में आई एन है, बिल्कुल है। उसके बाद एस, एस पी ई, SPECTION, देख रहे हैं SPECTION, यहाँ से उठाकर पूरा को रख दिया, तो इसका मतलब इसको तो हम बना सकते हैं। अच्छा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या है। SCO, एस है, उसके बाद सी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद मेरे दोस्त पी है, और उसके बाद में क्या है तो ई है। इसका मतलब इसको भी हम बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। SEC, एस है, ई है, सी है, टी है, ओ है, उसके बाद में आर है। इसका मतलब इसको भी बना सकते हैं। अच्छा ऑप्शन डी को चेक हम नहीं करेंगे, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए बी सी जब नहीं बना सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बचा वही आंसर। इसको हम काहे चेक करेंगे? एग्जाम में हम बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर तुम चेक करके देख लो कि ई का है, ई जो है ना वो काहे नहीं बन सकता। ROU, ऊपर में आर है, ओ है, बिल्कुल मेरे दोस्त ऊपर में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं हुआ है। ऊपर मूल शब्द में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना, ऊपर में कहीं भी यू लेटर का यूज नहीं हुआ है। तो ये को बात बताइए कि मूल शब्द में जब यू नहीं है तो ऑप्शन में यू कहाँ से आ सकता है? इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को जरूर समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ब्लड रिलेशन का प्रश्न है मेरे दोस्त, और 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को हम 2 तरीका से बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को हम 2 तरीका से बताएंगे। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट आंसर करेंगे, दूसरा तरीका फैमिली ट्री बनाकर करेंगे। और जिस भाई को फैमिली ट्री बनाना नहीं आता है हमारे अकॉर्डिंग, वो जाकर हमारे चैनल पर एक वीडियो डाल दिए हैं ब्लड रिलेशन का, आप लोग जाकर वहाँ से जरूर देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखेंगे। प्रश्न है, पहले डायरेक्ट बता रहा है, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए सूरज कहता है।
इसका मतलब है कि मेरे दोस्त ध्यान देंगे, एक व्यक्ति है जो सूरज की ओर इशारा कर रहा है और बता रहा है, क्या बता रहा है, वह जो वर्ड है वो व्यक्ति के लिए हुआ है। मेरे वर्ड है वो सूरज अपने लिए कर रहा है, ठीक है। मेरे पिता की पत्नी, ये बताइए, मेरे पिता की पत्नी उसकी माँ हो गई, माँ की बहन मौसी हो गई, मौसी का बेटा है, यानी व्यक्ति सूरज के मौसी का बेटा है, तो वह व्यक्ति सूरज से कैसे संबंधित है, ये बताइए। मौसी के बेटा क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझे फिर से समझिए एक बार और से, यदि आप नहीं समझ पाए हैं ना तो एक बार और समझिए। प्रश्न है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सूरज कहता है, वह जो वर्ड है वो व्यक्ति के लिए हुआ है, मेरे जो वर्ड है वो सूरज अपने लिए कर रहा है मेरे पिता की पत्नी, सूरज कह रहा है मेरे पिता की पत्नी उसकी माँ हो गई, कि बहन का बेटा है, उसकी पिता की पत्नी उसकी माँ की बहन का बेटा है, माँ की बहन का बेटा यानी मौसी का बेटा, यानी मौसेरा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फैमिली ट्री से इसको हम कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त। फैमिली ट्री में एक्चुअल में होता क्या है कि जहाँ भी पुरुष जेंडर होते हैं उसको हम लोग त्रिभुज में बंद करते हैं, जहाँ भी महिला जेंडर होती है उसको हम लोग सर्किल में बंद करते हैं, ठीक है। चलो, अब जब पुरुष के लिए हम त्रिभुज यूज करेंगे, महिला के लिए हम यूज करेंगे सर्किल। ये बात को समझिए और इसका राइट आंसर जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए अब हम बताते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को इशारा करते हुए सूरज कहता है मेरे, जो मेरे वर्ड है वो सूरज अपने लिए कर रहा है। आज सूरज क्या है, मेल कैंडिडेट है, क्योंकि कहता है मेल कैंडिडेट है, तो इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। मेरे पिता, इसके बनाने पड़ेंगे पिता, मेरे पिता, सूरज के बना पड़ेंगे पिता, इसके पिताजी हो जाएंगे मेरे पिता। पिता की पत्नी, इसकी पत्नी बनाना है ना, तो पत्नी यहाँ पर ऐसे बनाएंगे पत्नी। अच्छा, ये जब पति पत्नी है तो इन दोनों के बीच में एक छोटा प्लस का सिंबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पत्नी की बहन, सबसे पहले इसकी बनानी पड़ेगी बहन, पत्नी की बहन, बहन बन गया, बहन का बेटा है, इसका बेटा है मतलब इसका बेटा इनसे नीचे आ जाएगा। अब बेटा है इसलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद करेंगे, बेटा है। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर जो बेटा है ये कौन है, यही वो है आदमी, यही है कौन, यही है आदमी। आई जो मेरे वर्ड है ये कौन है, तो मेरे जो वर्ड है यही है सूरज। ये बात को समझ ले आप लोग, यही है सूरज, आई है आदमी। तो ये बात को बताइए कि वह व्यक्ति सूरज से कैसे संबंधित है, वह जो व्यक्ति है वो सूरज से कैसे संबंधित है। इसकी ई माँ हो गई, माँ की बहन मौसी, मौसी का बेटा मौसेरा भाई, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से कर चुके हैं, एक फैमिली ट्री बनाकर और एक डायरेक्ट। आपको जो अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हैं। आप फैमिली ट्री बनाना अगर नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पे ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 डाला हुआ है, आप लोग जाकर उसको जरूर देखिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर, 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इसको आप लोग टिक करेंगे, ठीक है। 12 ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न, ध्यान देंगे। आदमी है, बहन है और पिता है, ये तीनों के बीच में सही बेन आरेख को बताना है। कौन सा बेन आरेख सही होगा देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग रिलेशन ढूंढते हैं। बहन आप पिता के बीच में कोई रिलेशन होता है, नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि बहन अलग है, आप पिता अलग है, ठीक है, इसमें नो का रिलेशन है। अच्छा, आदमी आप बहन के बीच में कोई रिलेशन होता है, आदमी आप बहन के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं होता है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ देखेंगे, आदमी आप पिता के बीच में, आदमी आप पिता के बीच में मेरे दोस्त जानते हैं, आदमी आप पिता के बीच में रिलेशन क्या होता है, ऑल का, सभी का रिलेशन होता है। कैसे, क्योंकि सारे पिता आदमी होते हैं, सारे पिता आदमी होते हैं, ठीक है, सारे पिता आदमी होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा मेरे दोस्त। ये हो जाएंगे पिता, पी फॉर पिता, पिता, इस सारे पिता क्या हो जाएंगे, आदमी के भीतर आ जाएंगे, तो आदमी हो जाएगा 12 सा वेन डायग्राम, ठीक है। आदमी को हमने ए से डिनोट किया, सारे पिता आदमी है। अब बहन का वेन डायग्राम हो जाएगा अलग, ठीक है, ये हो जाएगी बहन, बी से बहन, ठीक है। तो सारे पिता जो है आदमी होते हैं, अब बहन अलग हो जाएगा। तो ऐसा आरेख कौन सा दिया है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है, सारे पिता क्या है, आदमी है, ए से आदमी, पी से पिता,
हमने मान रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ये क्या हो जाएगा वाहन बी से, तो इसका जो आरेख बनेगा मेरे दोस्त ऑप्शन ए जैसा बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल मिला के ऑप्शन ए सही है। कितना आसान मजेदार प्रश्न है, इसमें थोड़ी सी मेरे दोस्त कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, 1 जनवरी 2023 को कौन सप्ताह का कौन सा दिन था। ये हाल ही में एसएससी ने इस प्रश्न को पूछा था मेरे दोस्त। देखो, इस प्रश्न को करने से पहले आपको मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, उस पॉइंट को आप लोग ध्यान से रखिएगा। देखो, जब कैलेंडर बना तो कैलेंडर में 1 तारीख पहला महीना सन 1 जनवरी सन 1 में जो पहला दिन था वो सोमवार था मेरे दोस्त। ठीक है, कैलेंडर में जब कैलेंडर बना तो उसमें पहला दिन क्या था, सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन रविवार, या फिर सातवां को 0 दिन भी बोला जाता है। सातवां दिन कहो या 0 दिन कहो, कौन, रविवार हो जाएगा। ये बात को आप लोग जानते हैं। अच्छा, जब कैलेंडर में पहले 400 वर्ष बीता, जब कैलेंडर में 400 नहीं, पहले 100 को समझ लो, जब कैलेंडर में पहले 100 वर्ष बीता तो इसमें जानते हैं टोटल विषम दिन कितना आया था, 5 आया था। जब कैलेंडर में 200 वर्ष बीता तो कैलेंडर में जब 200 वर्ष बीता तो जानते हैं विषम दिन कितना आया था, 3 आया था। जब कैलेंडर में 300 वर्ष बीता तो जानते हैं विषम दिन कितना आया था, 1 आया था मेरे दोस्त। आज जब कैलेंडर में 400 वर्ष बीता तो कैलेंडर में 400 वर्ष बीता तो विषम दिन 0 आया था। ठीक है, और 4 के मल्टीप्लाई जितना भी होगा, जैसे 800, इसमें भी विषम दिन 0 होंगे। 4 के मल्टीप्लाई अगर हम लोग लेते हैं 2000 तो इसमें भी विषम दिन 0 होंगे। यानी 4 के कितना भी मल्टीपल ले लो उसमें सारे में विषम दिन 0 आएंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है तो हम कभी भी इसको कभी आपको ये बता देंगे कि जब 100 वर्ष बीता उसमें विषम दिन कितना होगा। आप लोग तो 100 वर्ष में विषम दिन निकाल सकते, कैसे, 100 वर्ष, ठीक है, 100 वर्ष में प्लस विषम दिन, 100 वर्ष में प्लस लीप ईयर का, 100 वर्ष में एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 100 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसमें आए हुए लीप ईयर को जोड़ देना, सारे विषम दिन निकल जाएंगे। ठीक है, कभी समय मिलेगा तो आपको मैं बता दूंगा। चलिए, ये 2 पॉइंट को आप लोग जान रहे हैं तो इसको बना दे सकते हैं आप। इसमें हम कुछ भी याद आपको नहीं कराएंगे। 1 जनवरी से लेकर 2023 तक टोटल विषम दिन तुम काउंट कर लो, टोटल विषम दिन काउंट कर लो। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ से एक चीज हमको तुम बता सकते हो, जो 2023 वर्ष है ये पूरा हो चुका है कि नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे? क्योंकि जब 2022 खत्म हुआ होगा उसके बाद 2023 आया होगा, और 2023 में अभी 1 जनवरी हुआ है। इसका मतलब 2023 का हमने एक दिन ही यूज किया है। तो इस प्रश्न का मतलब फाइनली क्या हुआ, 2023 का जनवरी लेंगे प्लस यहाँ पर 2000 हम 22 लेंगे। ठीक है, 2000 हम क्या लेंगे, 22। बस इसमें हम टोटल और डेज काउंट करेंगे, और टोटल और डेज काउंट करने में हम लोगों को तो महारत हासिल है, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर टोटल और डेज पे ही निर्भर है। और डेज किसे कहते हैं? 7 के शेषफल को और डेज कहा जाता है। किसी भी नंबर को 7 से भागा देंगे जो उसका शेषफल आएगा उसे और डेज, विषम दिन कहते हैं। ठीक है, चलो तो देखो 2023 वर्ष है उसके महीना हमने ले लिया जनवरी, और 2022 कंप्लीट हो चुका है तो 2022 हम लिख लेते हैं। करते क्या फाइनली, एक जान लीजिए कि इसमें एक घटाकर हम लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें होगा क्या। जनवरी में टोटल दिन कितना है, 1 दिन है तो 1 लिखेंगे, प्लस इस 2022 को मेरे दोस्त, जो 2022 लिखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000, लिख सकते हैं 2000 प्लस ये 22 अलग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो तरीका होता है क्या, 2000 प्लस 22, इस 22 में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड करेंगे। तो 22 को हम 4 से भागा देंगे, क्योंकि लीप ईयर निकालने के लिए हमें 4 से भागा देना होता है। 4 से भागा देंगे तो 4 × 25 20, 5 आ जाएगा लीप ईयर। अब हम इसमें टोटल विषम दिन निकालेंगे। 1 का मतलब 1,
एक का मतलब एक प्लस जो 2000 है मेरे दोस्त, ई का है जो 2000 है ना, ई 4 के मल्टीपल में, 400 के मल्टीपल में है, 2400 के मल्टीपल में है। इसका मतलब मेरे दोस्त इसमें टोटल विषम दिन हो जाएंगे 0। अच्छा 22 में टोटल विषम दिन निकालने के लिए हम 22 को 7 से भागा देकर छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 त्रिक 21, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1 प्लस ये 5 7 से तो छोटा है। अब इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5, 5 1 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 6 1 7, टोटल और डेज कितना आ गया 7 आ गया। अच्छा ये बताइए सप्ताह में 7 नंबर पर कौन सा दिन आता है? पहला आता है सोमवार, दूसरा आता है मंगलवार, तीसरा आता है गुरुवार सॉरी बुधवार, चौथा आता है गुरुवार, पांचवा आता है शुक्रवार, छठा आता है शनिवार, सातवां क्या आता है संडे यानी कि रविवार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त रविवार आंसर हो जाएगा, और रविवार ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न में कैसे करना है ये प्रश्न को जरूर आप लोग समझिएगा। अगर किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो ना कमेंट करके बिल्कुल जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर प्रश्न है, उस सही विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द की व्यवस्था को उनके अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दर्शाया है। देखो शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। ये जो 5 वर्ड है इसके डिक्शनरी में जब हम लोग अरेंज करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। डिक्शनरी में एक्चुअल में होता क्या है मेरे दोस्त, जो अल्फाबेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग लेटर को या वर्ड को सेट किया जाता है। जैसे जितना भी अगर वर्ड ए से शुरू हो रहा है तो पहले शूटिंग किया जाएगा, जितना भी बी से आता है उसके बाद सी से आता है उसके बाद, तो अल्फाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज किया जाता है डिक्शनरी में। सेम वही इसमें जो हमारे पास 5 वर्ड दिया गया है इस वर्ड को हमें रीअरेंज कर देना है। किसमें? डिक्शनरी फॉर्म में। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास MAC, यहाँ भी है MAC, यहाँ भी है MAC, यहाँ भी है MAC, यहाँ भी है MAC। तो इसका मतलब MAC के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले लेटर कौन आएगा। अब हम देखेंगे मेरे दोस्त जो 1 नंबर में यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ दोनों में A है। तो ये बताइए ABCD में पहले A आता है कि पहले H आता है? मेरे दोस्त हम सभी जान रहे हैं कि ABCD में पहले ए आता है, तो हम ई तो तीनों मालूम चल गया कि ई बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा 2 वाला और 4 वाला। अब देखो कि इस 2 और 4 में सबसे पहले कौन आएगा, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ए के बाद में यहाँ बी है और ए के बाद यहाँ आर है ना। तो ये बताइए बी और आर में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है बी। तो इसका मतलब बी आता है तो 2 नंबर में जो वर्ड है ये आ जाएगा पहले, इसके बाद में आ जाएगा 4 नंबर वाला। ठीक है, चलो अब देखो 1 3 5 वाले वर्ड में सबसे पहले कौन आता है, तो यहाँ पर देख रहे हैं एच के बाद सारे में एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ पे एच है, उसके बाद आई है और उसके बाद ई है। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है मेरे दोस्त, आई है दोनों में, यहाँ पर ई है, तो ई पहले आएगा कि पहले आई वाला आएगा, पहले आएगा ई वाला, पहले ई आता है, तो इसका मतलब 5 नंबर वाला वर्ड आ जाएगा इसके बाद। अब देखो दोनों में आई है, आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, उसके बाद एन है, उसके बाद एन है, उसके बाद ई है, ई है, आई के बाद क्या है, आर है। तो ये बताइए सबसे पहले ई वाला आ जाएगा, उसके बाद आएगा ई के बाद में आर वाला, तो सबसे पहले आ जाएगा पहला और तब जाके आएगा मेरे दोस्त तीसरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 5 1 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है मेरे दोस्त, डिक्शनरी का प्रश्न है। ठीक है, और देख रहे हैं आप लोग हाल ही में CHSL में टियर 1 13/3/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न, हाल ही में पूछा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। चलिए फाइनली हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा, देखो ये मैट्रिक्स जो है वो नीचे की तरफ सॉल्व होगा, नीचे ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व होगा। कैसे? नीचे में हम लोग देख रहे हैं क्या है 12 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों का यूज करके ई लेटर को बनाया गया होगा। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर 21 और 19 का यूज करके यहाँ पर हम लोगों को बनाना है कितना 299। ठीक है, 21 को हम 299 कैसे बना सकते हैं ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या फाइनली, अगर हम यहाँ पर 21
गुना 19 करते हैं तो कितना हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। 21 गुना 19 करके देखते हैं कितना होता है। 19 एकम 19 के 9 हासिल कितना 1। 19 दूनी 38, एक कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, एक 39 हो जाएगा। ठीक है। 19 गुना 1, 19 के 9 हासिल कितना 1, 19 दूनी 38, एक हो जाएगा 39। ठीक है, कितना हो गया फाइनली 399 हो गया। लेकिन यहाँ पर तो 299 लिखा हुआ है, तो हम करेंगे क्या, 399 हो रहा है, इन दोनों को गुना करने पर 399 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 299। तो 299 हम कैसे बना सकते हैं, अगर इसमें से हम 100 को घटा दें, 100 घटा दें तो जाके फाइनली हमारा बन सकता है कितना, 299 फाइनली बन सकता है। 100 घटा दे तो बिल्कुल 299 बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, दूसरे नंबर में समझिए आप लोग, इसको और छोटा करके लिख लें ताकि अट जाए। कितना है, 21 गुना 19, 21 गुना 19 हम लोग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए। 21 गुना हम लोग कर रहे हैं 19 तो कितना हो रहा है, 21 गुना 38 हम लोग 21 गुना 19 कर रहे हैं तो हो रहा है हमारा 399। लेकिन 399 दिया नहीं है, -100 हम घटा कर यहाँ पर कर देंगे कितना 299। ये बात को आप लोग समझ गए, बिल्कुल 299 तो दिया है, इसको आप लोग समझ गए बिल्कुल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे कि यहाँ पर दूसरे में 18 गुना 22 करके क्या 100 घटाने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर करके देखते हैं। 18 गुना 22, 18 गुना 22 बराबर 18 दूनी 36 के 6 हासिल कितना 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 396 हो गया। इसमें से 100 घटा देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या बचना चाहिए 200, इसके बाद हमारे पास 296 और बिल्कुल 296 प्रश्न में दिया गया है। यहाँ देख रहे हैं 296 दिया है, फिक्स है मेरे दोस्त। ऐसे ही अगर इस क्वेश्चन मार्क जो लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम पी मान लेते हैं, पी। ठीक है, हमने क्या मान लिया, पी मान लिया। तो ये जो 32 गुना पी यहाँ पर हो जाएगा 32 गुना पी, 32 गुना पी बराबर 100 घटाने के बाद ई आ रहा है ना। तो इसका मतलब 32 इन दोनों को गुना करने पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें +100 कर देंगे, उसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 100 घटाने के बाद इतना आ रहा है ना। तो इन दोनों का गुणनफल इसमें 100 जोड़ने के बाद आएगा तो 348 है ना। इसमें प्लस का हम 100 करेंगे तभी जाके इसके इक्वल में होगा, बिल्कुल होगा। अब हम देखेंगे यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 32 गुना पी बराबर कितना हो जाएगा 348 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, हो जाएगा 448 हो जाएगा। अब 448 को हम 32 से भाग करेंगे तभी जाकर पी का वैल्यू निकलेगा, बिल्कुल पी का वैल्यू निकलेगा। ये जो 448 लिखा हुआ है इसको हम 32 से भाग करेंगे, 32 से भाग करेंगे तो 32 से जब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 एकम 32। ठीक है, 32 एकम 32 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले इसको पहले तुम काट लो, 8 से काटो, 8 से काटोगे इसको कलर को चेंज करते हैं, 8 से इसको काटते हैं ताकि भाग देने में दिक्कत न। 32 से इसको 8 से काटते हैं तो 8 चौका 32 हो जाएगा। 8 से ऊपर काटते हैं, 8 पचे 40, 8 छक 48 यानी 56/4। क्या बचा 56/4। इस 56 को 4 से भागा करेंगे तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा मेरे दोस्त, पी के जगह पे 14 आएगा। आप कैसे किए हैं इस प्रश्न को आप लोग तो जरूर समझ ही लिए होंगे। इन दोनों का गुणनफल जो इतना आ रहा है इसमें 100 प्लस करने के बाद 100 माइनस करने के बाद इतना आ रहा है, तो हम इन दोनों का गुणनफल इसमें 100 प्लस कर देंगे उसके बराबर में हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व अब कर सकते हैं ऐसा मैट्रिक्स का जब भी प्रश्न आवेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर प्रश्न कह रहा है 364 का जो रिलेशन 183 के साथ में है वही रिलेशन 462 के क्वेश्चन मार्क के साथ में, और हम लोग को क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 364 लिखा है ना,
364 का जो रिलेशन लिखा है 183 के साथ में लिखा है, सेम रिलेशन जो होगा वो हम लोगों का 462 का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। और हम लोग को क्वेश्चन मार्क का वैल्यू बता देना है। बस कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। ये हमारा सिमिलरिटी और एनालॉजी का प्रश्न है। इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले प्राइम नंबर का लॉजिक ढूंढते हैं। अगर प्राइम नंबर नहीं होता है उसके बाद हम लोग ढूंढते हैं इसमें क्या ढूंढते हैं, क्यूब्स ढूंढते हैं। क्यूब्स नहीं होता है तो स्क्वायर ढूंढते हैं। स्क्वायर नहीं होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल देखते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल को हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या कि यहाँ पर देखेंगे प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है किसी भी नंबर का, क्यूब्स भी नहीं है, स्क्वायर भी नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइड का रूल लगेगा। क्या है, क्योंकि 12 से छोटा आ रहा है। अगर छोटा से 12 होता है मल्टीप्लाई का रूल लगता, लेकिन 12 से छोटा हो रहा है तो डिवाइड का रूल लगेगा। ठीक है, तो इसमें डिवाइड हम लोग करेंगे कैसे, ये जो 364 लिखा है ना, 364 की हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। 364 को 2 से भाग करेंगे, आप प्लस जाकर 1 कर देंगे। 364 को 2 से भाग करेंगे प्लस 1 कर देंगे तो हमारे पास 183 बन जाएगा। कैसे, ध्यान देंगे, 364 को 2 से भागा करेंगे तो 2 से भाग करें, 2 एकम 2, 1 आ गया तो 16, 2 अठे 16 और 2 दूनी 4। इसको जब 2 से भाग करेंगे तो 182 होगा। आप प्लस अपने मन से 1 कर देंगे तो 183 बन जाएगा। सेम यहाँ पर ऐसे ही मेरे दोस्त जो 462 है इसको भी हम 2 से भाग करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस 1 कर देंगे तो जब 462 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना, 2 3 1, 231 हो जाएगा। आप प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 232। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 232 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 232, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस तरीके के प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त। हाल ही में जो यूपी का एग्जाम होने वाला है उस सभी में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ये जो आकृति दी गई है इसमें टोटल कितना त्रिभुज है। अच्छा, एक बात बताता हूँ मेरे दोस्त, देखो ये वाला जो हमारे पास ऐसा आकृति बनाया गया है, बना है ऐसा जो आकृति बनाया गया है, इस वाले आकृति जो ऐसा बना है ना, ध्यान दीजिएगा, इस वाले जो आकृति बना है इसमें देखेंगे ध्यान से, ये आकृति है, बिल्कुल है। इस वाले आकृति में फाइनली होगा क्या, ऊपर से लाइन खींचा गया है, एक एक दो लाइन खींचा गया है, और ऊपर जाकर एक लाइन ऐसे भी खींचा गया है। ठीक है, और तब जाकर ऐसे बनाया गया है। अगर ये थोड़ा देर के लिए नहीं होता, ये नहीं होता तो हमारे पास बेसिक आकृति ए बन चुकी है। कैसे, हमने आपको एक ट्रिक बताया है। बेसिक त्रिभुज क्या है, ई वाला। इसमें हमने आपको बहुत सारा तरीका बताया है कि इसमें अगर त्रिभुज हम लोगों को काउंट करना है ना, तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ नहीं, इसको टोटल नंबरिंग करते हैं, 1 2 3, इसको नंबरिंग करते हैं, इनको आपस में ही ऐड कर देते हैं, 3 2 5 और 1 कितना, 6। इसका मतलब 6 त्रिभुज इस वाले आकृति में होता है। बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज यहाँ पर बनाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज बनाया हुआ है। देखो 1 2 3, 3 2 5 1 6, यानी इस वाले वर्टेक्स से जब हम इस पे लाइन खींचे हैं तो इस बेस पे कितना त्रिभुज बनेगा, 6। अच्छा, इसको भूल जाओ, अब यहाँ से यहाँ तक कितना केवल याद रखो, तो इसमें भी 6 त्रिभुज बनेगा इस बेस पे। ये बात को आप लोग समझ चुके हैं। कहने का मतलब मेरे दोस्त कि इस बेस पे टोटल 6 त्रिभुज बनेगा और इस बेस पे टोटल 6 त्रिभुज बनेगा। बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। कैसे, यहाँ से जब इतना हम त्रिभुज को देखेंगे तो इस त्रिभुज में केवल 1 2 3 नंबरिंग करेंगे, 6 त्रिभुज, और ऊपर भी 6 त्रिभुज, इस बेस पे 6 त्रिभुज, टोटल 12 त्रिभुज तो इसमें बनेगा। अब देखो यहाँ से एक लाइन को ऐसे हम जब खींचेंगे, ई लाइन को जब ऐसे हम खींच के बना देंगे, यहाँ से देखो इसको जैसे ही खींच देंगे तो यहाँ से कुछ नया त्रिभुज का और निर्माण होगा। वो नया त्रिभुज कौन होगा,
एक एक एक, ये 3 गो नया त्रिभुज और ही बन जाएगा। तो पहले से कितना था, 6 + 6 12। आप 12 में इन 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 3 15। तो इसमें टोटल 15 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। कैसे किए हैं, अगर देखो ई लाइन को थोड़ा देर के तुम भूल जाते हो तो इस बेस पे 6 त्रिभुज, इस बेस पे 6 त्रिभुज, 12 त्रिभुज हो जाएंगे। आई लाइन जैसे ही ऐसे खींचे तो 3 त्रिभुज बन गए, एक ई एक ई एक ई। अब कितना त्रिभुज बना, तो ऑप्शन नंबर सी, टोटल 15 त्रिभुज बना है मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग बस बेसिक फिगर को हमेशा दिमाग में सेट करके रखेंगे, क्योंकि एडवांस फिगर जब बनता है तो टोटल बेसिक फिगर को मिलाकर ही बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है ध्यान दीजिएगा, नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिनमें से 1 से 6 तक की संख्या वाले 6 फलक है। उस संख्या का चयन करें जो 4 वाले फलक के ठीक विपरीत फलक पर होगी। देखो यहाँ पर बताना है कि 1 से लेकर, प्रश्न में बोल रहा है कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या इसमें अंकित है और 6 फलक है, एक फलक की एक इसके नीचे, यानी एक पासे में 6 फलक है। एक ही पासे को अलग अलग तरीका से देखा गया तो ऐसा दिखाई दिया। तो 4 फलक के विपरीत बताने की क्या होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास जब डाइस के 2 फिगर दी जाती है या 2 से ज़्यादा फिगर दी जाती है तो उसमें हम पहला ट्रिक देखते हैं, 1 कॉमन ट्रिक। पहला ट्रिक क्या होता है, 1 कॉमन ट्रिक। ठीक है, दूसरा ट्रिक जो होता है हमारा 2 कॉमन ट्रिक लगता है, और तीसरा जो ट्रिक लगता है वो हम लोगों का नो कॉमन ट्रिक लगता है। तो इन तीनों में से कौन ट्रिक लग जाएगा, यहाँ पर 1 कॉमन ट्रिक। कैसे, यहाँ भी 1 कॉमन है, यहाँ भी 1 कॉमन है ना। कौन कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो चीज कॉमन है उसको ऊपर और नीचे लिख लो। ठीक है, पहले आकृति में 1 कॉमन है तो उसके बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग घूम सकते हैं। तो 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद में क्या आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, दूसरी आकृति में 1 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 के बाद में क्या आएगा, 1 के बाद में आ जाएगा मेरे दोस्त कितना, 3 आएगा, और 3 के बाद में कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 5 आएगा। ये बात को आप लोग समझते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करने से 6 का अपोजिट 5 होता है, 5 का अपोजिट 6 होता है, यानी जो नंबर एक दूसरे का ऊपर नीचे आते हैं वही एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। 6 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, 1 का अपोजिट कौन होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। इसमें से नंबर कौन नहीं दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 1। हम लोगों से प्रश्न 4 के फलक के विपरीत पूछा, 4 का अपोजिट पूछा, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 4। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, 12 ही आसान प्रश्न था मेरे दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।